नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन की आज पहली आवश्यकता बन गई है। जी हाँ, क्या है विज्ञान और व्यवहार, यही आज का विषय है बातचीत का। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली कॉलेज बरेली के रसायन शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार पांडे। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि बहुत ज़्यादातर लोगों की जो जीवन यापन की प्रक्रिया है या व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम कृषि से ही शुरुआत करते हैं। विज्ञान का प्रयोग कृषि में, हालांकि पहले दिन से ही ये कहा जाता है कि विज्ञान ने कृषि में नई हरित क्रांति को जन्म दिया है, लेकिन आज के परिवेश में अगर हम जानना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या कहेंगे आप, विज्ञान का प्रयोग कृषि में किस स्तर तक पहुंच चुका है? कृषि के क्षेत्र में, कृषि जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हजारों साल से, बहुत ही पुराने समय से खेती होती आई है। पहले ज़्यादातर भारत की जो खेती है वो मानसूनल खेती है, मतलब मानसून पर निर्भर करती है। लेकिन अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी जो खेती है वो सिर्फ मानसून पर अगर डिपेंड रहेगी तो इस इतने बड़े देश को भोजन पहुंचाना आसान नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश की आबादी जो है वो पूरे विश्व की आबादी का लगभग 6 से 7% है, यानी हर छठा व्यक्ति भारतीय है। इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यह अगर आज संभव हो पा रहा है तो वो आधुनिक तकनीक के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग बुआई से लेकर कटाई तक, उसके अंतिम रोपाई तक, हर जगह पर विज्ञान का यूज हम कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम हुआ है। जो हमारी पैदावार है, पहले 1 हेक्टेयर में ऐसे नॉर्मल 2 कुंटल 1 कुंटल अनाज उत्पन्न हो जाता था, लेकिन आज उसी 1 हेक्टेयर में हम 50 कुंटल उत्पन्न कर रहे हैं। हाइब्रिड सीड का यूज कर रहे हैं। नई नई तकनीकी जैसे ड्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, स्कीम चलाई है, इसकी वजह से हम कम वाटर यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा कर रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे पेस्टिसाइड हो, खाद हो, इसका छिड़काव हो या फसलों की देखभाल करना हो, हम एक टारगेटेड डिलीवरी कर पा रहे हैं। जैसे 1 हेक्टेयर खेत है, जरूरी नहीं है कि पूरे खेत में बराबर मात्रा खाद की दी जाना जरूरी हो, आवश्यक हो सकता है कुछ दूर में खाद की ज़्यादा मात्रा चाहिए हो, कुछ दूर में खाद की कम मात्रा चाहिए हो, लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं, पूरे में बराबर मात्रा में खाद हम छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमारा खाद का नुकसान बहुत होता है। और जैसे यूरिया सब्सिडी बहुत एक बर्डन के रूप में है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी यूरिया की कमी अक्सर देखी जाती है। और हम तकनीकी का उपयोग करके इस बर्डन को कम कर सकते हैं। जहाँ पर जितनी मात्रा है उतना यूज करके, उतनी खाद यूज करके, उतनी दवा यूज करके, सेंसर के माध्यम से, रोबोट्स के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, हम तकनीक के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उसका प्रॉपर वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तकनीक के माध्यम से अपना फसलों का, और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका ये है कि हम जो पैदा कर लिए हैं उसको बचाएं कैसे। इसमें भी तकनीक का बहुत अहम रोल है। जैसे टमाटो है, फ्रूट्स हैं, उनका प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम तकनीक के माध्यम से कर पा रहे हैं। पांडे जी, अगर हम बात करें भू स्तर के जल की, जो हमारा पृथ्वी में उपलब्ध जल है,
जिसकी जरूरत हमें फसलों की सिंचाई के लिए पड़ती है। हाँ। ये कहें कि फसल उगाने के लिए जो पहली जरूरत होती है वो है सिंचाई का जल, बिल्कुल। और उसका स्तर लगातार गिर रहा है। इस जल स्तर को, गिरे हुए जल स्तर को रोकने के लिए या ऊंचा उठाने के लिए क्या विज्ञान का इस्तेमाल हम इस दिशा में कर सकते हैं, ताकि जो भूगर्भीय जल है वो संरक्षित रहे, या उसका स्तर ऊंचा उठ जाए, या फिर फसलों के लिए जो जरूरी पानी है वो हमें उपलब्ध हो पाए? बिल्कुल। हमारे बहुत ही प्राचीन समय से हम वाटर कंजर्वेशन पर, जल संचय पर ध्यान दे रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था, पॉन्ड बनाकर और विभिन्न प्रकार से हम भारत के प्राचीन सभ्यता से वाटर को कंजर्व किया जाता रहा है। लेकिन बाद में वाटर का इतना ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, यूज हुआ, कि आज के समय में भारत के मोस्ट ऑफ द जो बड़े महानगर हैं वहाँ पर वाटर एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में पैदा हो गया है। बेंगलोर जैसे शहर में पीने का पानी लगभग खत्म हो गया है। बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, जैसे ये सब बड़े बड़े महानगरों में पीने के लिए पानी बाहर से आ रहा है। तो इसका सबसे, अगर हम देखें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो हम दूसरे देशों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे इजराइल के पास अपना इतना ग्राउंड वाटर नहीं है। वो टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के पानी को, खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं और 3R प्रिंसिपल यूज करते हैं। जैसे किसी भी चीज में, और खासकर वाटर के क्षेत्र में, तो हम 3R प्रिंसिपल बहुत ही कारगर हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सबसे पहले तो हम भारतीय वाटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास नदियाँ, तालाब, लो ग्राउंड भूजल का स्तर जो है वो ऊपर ही था। इस वजह से हम वाटर का इतना ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे सिंचाई में, जब हम सिंचाई करते हैं, जैसे धान की रोपाई करना हुआ, तो पूरे खेत को हम बस फ्लड कर देते हैं और उसमें 3-4 बार पानी भरते हैं। एक बार जब हम धान की बुआई करनी होती है तब पूरा खेत भरते हैं। वो पानी लगभग 70-80% पानी खराब हो जाता है, या तो आसमान में उड़ जाता है या इधर उधर बह जाता है। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल मिशन, अटल भूजल योजना। खासकर भूजल, जो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर है, उसको रिच करने के लिए अटल भूजल योजना लॉन्च की गई है, जिसकी मदद से हम वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान दे पाएंगे। और रही बात तकनीकी की, तो तकनीकी इसमें है कि जैसे जो आप वाटर यूज कर रहे हैं, जो अभी हम क्या करते हैं, नालियों में पानी को एक बार यूज करने के बाद बहा देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का रोल यहां पर आता है कि आप पानी को बहाएं नहीं, उसको आप रीयूज करें, फिर से पीने योग्य बनाएं, अन्य सामान के योग्य बनाएं। आप जिस एक बार आप पानी से, अगर मान लीजिए आपने नहा लिया है, तो आप उससे आप फूलों की, किचन गार्डन की आप सिंचाई कर सकते हैं, आप अपने वाहन को धुल सकते हैं। उसके लिए पीने का पानी ना यूज किया जाए, टैप को हम खुला ना छोड़ें। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान देकर वाटर कंजर्वेशन को मजबूत बना सकते हैं। जल संरक्षण की बात आपने की, निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है, और 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वाली बात जो आपने की बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। सरकार तो लगातार ये कार्य कर ही रही है। पांडे जी, चूंकि ऑटोमेशन का ज़माना है, और ऑटोमेशन की जब भी बात आती है, तकनीकी का जो व्यापक प्रचार प्रसार है या इस्तेमाल है, उसकी बात हमारे समक्ष स्वतः ही खड़ी हो जाती है। क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ऑटोमेशन के मामले में? देखिए, जहां तक ऑटोमेशन का सवाल है, तो ऑटोमेशन हर तरफ में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ड्राइविंग सेक्टर हो, चाहे वो कंपनी में काम करना हो। जैसे ऑटोमेशन का लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि जो जैसे हमारी कार हैं, गाड़ियां हैं, इनको पहले मैनुअली बनाया जाता था। एक सर्वेंट या एक लेबर
एक एक सामान को उठा लेकर ले जाता था, असेंबल करता था। लेकिन आज के समय में हम कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर देते हैं और सारे सामान अपनी अपनी जगह पर हैं। वो रोबोट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से चेन आगे बढ़ती जाती है और सारे सामान फिट होते जाते हैं। एक साइड से कार बनना शुरू होती है और कंपनी के लास्ट में दूसरी साइड में कंप्लीट कार निकलती है। और इससे हमारी जो क्षमता हुई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑटोमेशन का एक एग्जाम्पल है, सेल्फ ड्राइविंग कार का ज़माना आ गया है। हाल ही में टेस्ला जैसी कंपनियों ने सेल्फ ड्राइविंग कार को लॉन्च किया है। इससे बहुत, ये हिसाब से बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले 8-10 सालों में आपको इंडिया में भी ऑटोमेशन कार दिखने की उम्मीद है। इससे क्या है, जैसे अभी हम क्या करते हैं, अगर हम ड्राइविंग नहीं जानते हैं तो हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं और वो हमारे साथ, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमारे साथ ड्राइव करके जाता है। उसका भी समय का नुकसान होता है और एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हो रहा है, जिसको हम टेक्नोलॉजी के यूज से कम कर सकते हैं। ऑटोमेशन में आपने फीड कर दिया, गूगल मैप पर डाल दिया कि हमें वहां जाना है, आपको कार खुद ही वहां तक पहुंचा देगी। इससे एक्सीडेंट का खतरा कम है। ह्यूमन एरर, अगर ह्यूमन ड्राइव कर रहा है तो उसमें चांस है कि वो ह्यूमन एरर ही करे, लेकिन मशीनों के क्षेत्र में जो एरर का चांस है वो बहुत ही कम रहता है। तो इस वजह से हम ऑटोमेशन का यूज लाभ उठा सकते हैं। और एक चीज और है, जो आपका जैसे हेडक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो थक जा रहे हैं, आप थकेंगे नहीं। आप पीछे बैठ गए, कार खुद से चल रही है, आप कार में ही बैठ के आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। 2 घंटे का सफर है, आप उसमें सो सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही जाती है, प्रत्येक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जाता है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे दर्शक इसे किस तरह समझे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का इंटेलिजेंस है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। आर्टिफिशियल, नेचुरल इंटेलिजेंस, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ये नेचुरली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो मशीन्स हैं वो नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं हैं। उनको हम इंटेलिजेंट बनाते हैं और जब हम उनको इंटेलिजेंट बना देते हैं, इंटेलिजेंट बनाना मतलब कुछ डिफाइंड वर्क वो कर पाएं, तो यही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है। कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, आप एक बार कोई प्रोग्राम फीड कर दीजिए, वो प्रोग्राम हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये मशीन ये काम करने के लिए इंटेलिजेंट हो गई है। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है और ये इसका बेस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। हालांकि दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम प्रोग्राम फीड करते हैं, हम मशीन को बताते हैं कि आप क्या क्या करो, वही वो करती है। मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन सेल्फ लर्निंग मोड में रहती है। आप उसको ऐसे बता दो कि जैसे हेलो बोलना है, एक बार आपने बताया, आप उससे हेलो बोलोगे तो वो आपको हेलो बोलेगी। आप पूछोगे हाउ आर यू, उसका जवाब वो आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। जैसे अभी कई सारे रोबोट लॉन्च हुए हैं, ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च हुए हैं, आप उनसे प्रॉपर बात कर सकते हैं। भारत में ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ह्यूमनाइड रोबोट आपको ऐसे घूमता मिल जाएगा। वो आपसे पूछेगा मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। आप उससे पूछो कि ये फ्लाइट कब है, कैसे है, कहां पर जाना है, ये वॉशरूम किधर, वो सारी चीजें आपको इंडिकेट करेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन आपका केयर कर रही है, आप उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है, आपको एक्स्ट्रा लेबर नहीं रखना है। इसकी वजह से, इसकी हेल्प से
आप बहुत सारे काम, आप दैनिक जीवन के काम आप कर सकते हैं। आपको सब्जी ऑर्डर करना है, मार्केट से कुछ मंगाना है, आप फीड कर दीजिए कि आपकी फ्रिज में, अगर आप जैसे स्मार्ट टीवी का जमाना है, यूट्यूब से कनेक्टेड है, फोन से कनेक्टेड है, आप उसी में कैमरा भी कनेक्टेड है, आपके घर की जितनी एक्टिविटी हैं सारी रिकॉर्ड हो रही है। आपके घर में कोई लॉक तोड़ेगा, कोई पिन करेगा, आपके मोबाइल पर रिंग बज जाएगी। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। जैसे स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, वो हर सेकंड हर मिनट आपकी हार्ट बीट क्या है, आपका बीपी क्या है, SpO2 क्या है, वो सारी चीजें आपको तुरंत बताती रहेंगी, डिटेक्ट करती रहेंगी। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन बहुत ही जरूरी हो गया है आज के ज़माने में। और यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही, मशीन लर्निंग के थ्रू ही संभव है। आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये आप तब जान पाते हो जब प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डिवाइस से कनेक्ट है तो आपको हार्ट, जैसे इन जनरल क्या होता है, आप अभी हाल में देख रहे होंगे, लोग डांस कर रहे हैं, गिर जाते हैं, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। लोग खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, गिर जाते हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन अगर उनकी बॉडी ऐसी किसी मशीन से कनेक्टेड है जो कि अर्ली, अगर वो 1 घंटा भी पहले बता दे कि आपको ये चीज होने वाला है, सोचिए आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, आप केयर कर लेंगे, कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। जैसे अभी एक काम चल रहा है न्यूरालिंक पर, मतलब जैसे हमारा माइंड है, अभी हम चीजें याद करते हैं, लेकिन न्यूरालिंक प्रोजेक्ट जो चल रहा है अमेरिका में, उस पर ये है कि आपको चिप डाल दी जाएगी माइंड में आपको चिप, जैसे कि आप कंप्यूटर में मेमोरी लगा देते हैं, वैसे ही आपके माइंड में चिप डाल दी गई है और आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक जैसे आपको, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जैसे मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं और मुझे बुक बार बार पढ़नी पड़ती है, वरना मैं 6 महीने में भूल जाऊंगा फिर से। लेकिन अगर मेरे अंदर चिप फिट है, एक बार वो बुक डाल दी गई, 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर मुझे पूरी बुक तैयार है। तो ये जमाना आने वाला है, आने वाले 10-20 सालों में, 50 सालों में आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। ह्यूमन और मशीन का मिक्सचर, ऐसे ह्यूमन बनाए जाएंगे, ऐसा डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में लोगों के अंदर मस्तिष्क में एक चिप लगा दी जाएगी और उन्हें किताब एक बार बस पढ़ने की जरूरत होगी, या ये कहें कि चिप में वो लोड रहेगी, तो 1 सेकंड में वो किताब पूरी की पूरी सामने होगी, तैयार होगी, उनके मेमोरी में आ जाएगी। वाकई में बहुत कुछ अचंभित करने वाली चीजें होने वाली हैं। अगर हम मनोरंजन की बात करें और विशेष तौर से विज्ञापन की बात करें, तो इस क्षेत्र में भी विज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। इतना आसान कर दी हैं चीज़ें, उन्हें समझना इतना आसान कर दिया है आज के इस दौर में। और जब से जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, हम ये कहें कि टेलीविज़न और सिनेमा और मोबाइल का जो आविष्कार हुआ, इसका प्रचलन बढ़ा, लोग बहुत तेज़ी से हर चीज़ के नज़दीक पहुंच जाते हैं, या ये कहें जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुंच जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मनोरंजन के क्षेत्र में तो विज्ञान, दूरसंचार ने क्रांति ही ला दी है। ये वो दिन दूर नहीं, अभी तो आप यहाँ पर बैठे हैं, हम बैठे हैं, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर भी ह्यूमन की जरूरत नहीं होगी, वो ह्यूमनाइड रोबोट बैठे रहेंगे, बस प्रोग्राम उनको फीड कर दिया जाएगा। इवन फीड भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही स्टडी कर लेंगे कि पिछले 24 घंटों में विश्व में क्या क्या हुआ है। आपको न्यूज अभी क्रिएट करना पड़ता है, वो न्यूज सर्च कर लेंगे खुद से कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी क्राइम से रिलेटेड न्यूज हुई हैं, कौन कौन से इनोवेशन हुए हैं, क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में पूरे वर्ल्ड में, वो डायरेक्ट जाके पढ़ देंगे ये न्यूज में, दूरसंचार में। और रही बात मनोरंजन की, पहले
हमारे भारत देश में प्राचीन काल से हर पॉकेट में, हर क्षेत्र में विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी, बिरहा, नुक्कड़ नाटक, ये सब सभाएं होती थी। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे हर कमरे में टीवी है, हर मोबाइल में टीवी है, यूट्यूब है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन अब तो लोग हॉल में भी नहीं जाना पड़ता है, हॉल में भी नहीं जाना चाहते हैं, सारी चीज़ें उनको वहीं पर मिल जा रही हैं। ऑटोमेटेड कार हैं, उसी में सारी चीज़ें फिट हैं। आप जहाँ घड़ी हैं, वॉच हैं, मोबाइल से कनेक्टेड हैं, डिवाइस, मनोरंजन आपका डायरेक्ट होता जा रहा है। तो आपको किसी एक काम को करने के लिए किसी स्पेशल जगह पर या स्पेशल समय देने की जरूरत नहीं रह गई है। जहां तक रही बात प्रचार प्रसार की, तो पहले प्रचार का माध्यम अलग अलग हुआ करता था, पर्चे छपवाना और हर जगह जा जा के करना। आज आप इलेक्शन रैलियों में देखिए, अब भीड़ जुटाने से ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस या बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको वो डायरेक्ट यूट्यूब पर प्रचार करते मिल जाएंगे, फेसबुक, गूगल, इन सब पर प्रचार करते मिल जाएंगे। तो जो प्रचार का तरीका है वो बदल गया है, एडवर्टीजमेंट का। अब लोग चलते समय मोबाइल देखते हैं, वो बोर्ड नहीं देखते हैं, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट का है वो मोबाइल पर आ रहा है। हालांकि ये कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है, आप नहीं चाहते हैं कि ये बार बार आपको पिंच करे, लेकिन आप रोक नहीं पाते हैं कई बार, और वो आपको नुकसान भी कहीं ना कहीं, आपका माइंड का जो ब्रेन वॉश है वो भी होता है। तो ये चीजें हैं, हर चीज के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। चूंकि विज्ञान आज हमारे व्यवहार में शामिल है और हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के बिना शायद हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। विज्ञान के सदुपयोग की बात जब भी आती है तो विज्ञान से होने वाले फायदे हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे के छुपे हुए जो नुकसान है, जो विज्ञान का गलत इस्तेमाल हो जाता है या किया जाता है, उससे कई तरह के नुकसान हैं, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जलवायु के लिए, बल्कि मानव जीवन के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? विज्ञान को किस तरह अपने जीवन में उतारें, किस तरह अपने व्यवहार में प्रयोग करें ताकि जन कल्याण हो, इस समाज का कल्याण हो और हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो पर्यावरण है, वो भी सुरक्षित रहे। दिनकर जी की एक कविता है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, छोड़ दे इसे तज के मुंह स्मृति के पार। यह लाइन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि विज्ञान ने हमारा जीवन बहुत ही आसान कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान ही हमारा संहारक भी बन सकता है। इसलिए हमें ये बात हमेशा माइंड में रखना है कि साइंस इज ए स्लेव बट नॉट मास्टर। मतलब साइंस हमारा दास है, हमारा वो बॉस नहीं है, हमारा वो अधिकारी नहीं है। तो साइंस को उसी तरीके से यूज करना है, उसी समझ के साथ यूज करना है कि ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से को मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ही बम भी बनाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को कैसे यूज करते हैं। साइंस को जब तक आप वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, पब्लिक के लिए यूज करेंगे, तब तक ये वरदान है। और अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करेंगे तो इससे बड़ा कोई अभिशाप भी नहीं है। जी बिल्कुल, साइंस को वरदान बनाना है हमें, इसे अभिशाप नहीं बनाना है। पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने विज्ञान और व्यवहार के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।